श्री कविता पाटीदार 15 मिनट। धन्यवाद माननीय सभापति, उपसभापति महोदय। इस महत्वपूर्ण बिल पर आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। महोदय, हम जानते हैं कि बैंकिंग प्रणाली किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है। बैंकिंग प्रणाली जितनी सशक्त होगी उतनी ही उस देश के आर्थिक विकास में सहयोगी सिद्ध होगी। सरकार ने इस बिल के माध्यम से भारतीय बैंकिंग प्रणाली को एक नई दिशा और मजबूती देने का काम किया है। इसलिए सर्वप्रथम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद देती हूँ। महोदय, मैं याद दिलाना चाहूंगी 1893 का वो समय जब भारत के एक युग पुरुष एक नरेंद्र ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी, और मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व है कि 2025 में भारत के दूसरे नरेंद्र ने उस बात को सत्यता के धरातल पर लाकर खड़ा किया है। आज हम दुनिया की अर्थव्यवस्था के 5वें पायदान पर खड़े हैं और मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ही जल्द हम तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहे हैं। भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। लेकिन अगर हम पहले 2014 के पहले को देखें महोदय, तो बैंकिंग प्रणाली इतनी सशक्त नहीं थी। पहले भारत की आबादी के सिर्फ 53% लोगों के पास ही बैंक की सुविधा थी, उनके खाते थे। बैंकिंग प्रणाली बहुत ध्वस्त थी। पहले लोगों को जब बैंक से लोन लेना पड़ता था ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि उनके पास खाते नहीं हुआ करते थे, वो खातों से वंचित थे, उन्हें वही निजी क्षेत्र में जो साहूकार होते थे, जो ऋणदाता होते थे, उनसे ही लोन लेना पड़ता था। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार जो कांग्रेस के नेतृत्व की यूपीए सरकार थी, उन्होंने कभी भी ये प्रयास नहीं किया कि प्रत्येक व्यक्ति तक हम बैंकिंग की सुविधा पहुंचाएं, बैंकिंग प्रणाली को हम साफ सुथरा करें। जबकि उनके राज में बैंकिंग क्षेत्र में घोर भ्रष्टाचार था, लापरवाही थी, कुप्रबंधन था। फोन बैंकिंग के आधार पर लोन दिए जाते थे। जब लोन लेना होता था, शक्तिशाली संबंधों के आधार पर उनको लोन दिया जाता था, मनमानी तरीके से लोन दिया जाता था। इसलिए बैंक संकट में आ गई थी और जितनी भी बैंकिंग प्रणाली थी वो पूरी वेंटिलेटर पर आ गई थी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगी माननीय मोदी जी का। 2014 के बाद जब भारत का नेतृत्व माननीय मोदी जी को मिला, तो उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को, हर क्षेत्र के व्यक्ति को बैंक तक पहुंचाने का काम किया। प्रत्येक व्यक्ति को बैंक की सुविधा मिले, इसके लिए उन्होंने ये प्रयास किया। और उनके ही प्रयासों का ये प्रतिफल है कि जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से आज 54 करोड़ लोगों को जनधन के खाते मिले हैं। ये वो वंचित लोग हैं जिनको कभी भी बैंक का खाता जिनका नहीं खुला, जिनको बैंकिंग सुविधा नहीं मिली थी। इतना ही नहीं, 18 लाख बैंकिंग टचिंग पॉइंट है जिनके द्वारा आज भारत में प्रत्येक 5 किलोमीटर पर व्यक्तियों को बैंकिंग बुनियादी ढांचा का उपयोग कर सके, ऐसी सुविधा मिली है। महोदय, हम जानते हैं कि पहले ग्रामीण सुदूर के जो गरीब भाई बहन हैं वो आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। उनकी चिंता कभी किसी ने नहीं की, पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं की। लेकिन माननीय मोदी जी ने उनकी चिंता करी, उनके आंसू पोंछने का काम किया और प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के द्वारा 30 लाख करोड़ से अधिक का वितरण माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में आज हुआ है। उतना ही नहीं, स्टैंड अप इंडिया के तहत, इस योजना के तहत भी 30,000 करोड़ का वितरण माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और उस बात से मुझे बहुत गर्व है ये कहते हुए कि 76% उसमें महिलाएं हैं जिसमें उनको स्टैंड अप योजना का लाभ मिल रहा है। माननीय महोदय, पीएम स्वनिधि के तहत भी 94 लाख स्ट्रीट वेंडरों को जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनके भी चिंता करी और उनको भी लोन देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। वहीं जन सुरक्षा योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना ने गरीबों को अनिश्चितताओं से बचाने के लिए बहुत कम प्रीमियम पर किफायती बीमा सुनिश्चित करने का काम किया है। महोदय, अगर बैंकिंग की बात हो और मैं टेक्नोलॉजी की बात न कहूं तो मेरी बात अधूरी रहेगी। टेक्नोलॉजी के प्रयोग से जीवन को कैसे बदला जा सकता है, ये देश दुनिया को बताने का काम माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया है। मोदी जी की दूरदृष्टि का ये परिणाम था कि बहुत पहले ही उन्होंने डिजिटल इंडिया का संदेश पूरी दुनिया को दिया। ग्राहकों को त्वरित और बहुत अच्छी सेवाएं प्राप्त हो, पारदर्शी सेवाएं प्राप्त हो, इसलिए बैंकिंग में टेक्नोलॉजी का समावेशन पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जोर दिया और उन्हीं के सशक्त प्रयासों का ये परिणाम है कि आज सब्जी वाला, ठेला वाला, रेहड़ी वाला, ठहरी वाला सब लोग डिजिटल इंडिया से जुड़े हैं। आज एक सब्जी के पास भी हम जाते हैं, सब्जी वाले के पास, तो खुले पैसे के कारण उसका आर्थिक नुकसान नहीं होता है। 100% उसको पैसे बैंकिंग के माध्यम
माध्यम से, जो डिजिटल के माध्यम से उसके पास पहुंचते हैं। आज हर एक व्यक्ति पैसों का लेन देन डिजिटल के माध्यम से कर रहा है। और इतना ही नहीं माननीय महोदय, आज जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको भी डिजिटल करके 100% पैसा, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, किसान सम्मान निधि हो, प्रत्येक हितग्राही के खाते में 100% पैसा पहुंचता है। कांग्रेस की सरकार का वो वक्तव्य कि जब ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं तो नीचे 15 ही पैसा पहुंचता है, उसको खत्म करने का काम किया, भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम किया। पारदर्शिता का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं होगा। माननीय महोदय, टेक्नोलॉजी का समावेशन पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक और बहुत अच्छा काम किया। देखिए, बैंक, मोबाइल और आधार तीनों को कनेक्ट किया और इस त्रिशक्ति के कारण जो प्रत्यक्ष लाभांतर है वो बहुत अच्छे से मिलने लगा और लीकेज कम हुआ। और मैं ये बताना चाहूंगी कि लगभग 3.5 लाख करोड़ गलत हाथों में जाने से बचे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण। महोदय, इसके साथ ही संकटग्रस्त खातों की पहचान और समाधान, आर्थिक अपराधियों पर कार्रवाई तथा बैंकों के पुनर्पूंजीकरण और सुधार की नीति के कारण 2014 के बाद से सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की वित्तीय स्थिति और मजबूत और उसमें सुधार हुआ है। माननीय महोदय, ये जो सुधार किए गए हैं उसके कारण इतिहास रचा गया है और कहा भी गया है, हे समय नदी की बाढ़ जिसमें सब बह जाया करते हैं, हे समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ लोग बिरले होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। और ये इतिहास माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया है। और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि बैंकिंग क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2023-2024 में अपना अब तक का सबसे अधिक शुद्ध लाभ 3 लाख करोड़ पार कर दिया गया है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद करती हूं। साथ ही बैंक ऋण वृद्धि 16% के दशकीय उच्च स्तर पर है और यह सब हमारे अभूतपूर्व लीडरशिप के कारण संभव हो सका है। यही नहीं, सुधार के साथ रिकवरी भी हुई है। अगर हम बात करें तो बैड बैंक लोन के कारण हम जो अभी तक रिकवर नहीं कर पा रहे थे, 2014 से 2023 के बीच लगभग 10 लाख करोड़ हम लोगों ने रिकवर किए हैं। उसके लिए भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। यहाँ सदन में बहुत बार ईडी की बात चलती है, मैं ईडी पर भी आना चाहूंगी कि ईडी द्वारा 1100 फ्रॉड पकड़ा गया है और इस फ्रॉड के माध्यम से 65,000 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं और लगभग 15,000 की संपत्ति सार्वजनिक बैंकों को वापस दी गई है। इन अथक प्रयासों से बैंकों का कायाकल्प हुआ है। अब इस जो अधिनियम लाए गए हैं उसके सुधार के बारे में भी मैं कहना चाहूंगी। महोदय, अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों में जमाकर्ताओं के पैसे सुरक्षित अभिरक्षा में रखे गए सामान और लॉकर के भुगतान के लिए क्रमशः अभी तक एक व्यक्ति को नॉमिनी करने की अनुमति थी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी माननीय प्रधानमंत्री जी को। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नॉमिनी का प्रावधान इस प्रस्ताव के माध्यम से, इस विधेयक के माध्यम से किया गया है। यह बदलाव अनक्लेम्ड अकाउंट को सही उत्तराधिकारी तक पहुंचाने के लिए भी मदद करेगा। और इसमें सबसे मुख्य बात, यदि खाते में जमा राशि 7 वर्षों तक अनक्लेम्ड रहती है तो उसे आईईपीएफ में स्थानांतरित कर दिया जाता था। यह विधेयक आईईपीएफ में स्थानांतरित की जाने वाली निधियों के दायरे को विस्तृत करता है। अब दावा न किए गए शेयर, ब्रांड, ब्याज राशियों को भी आईईपीएफ में स्थानांतरित किया जा सकेगा। वर्तमान में सहकारी बैंकों में निदेशों का कार्यकाल 8 वर्ष था। इस विधेयक के माध्यम से उसको 10 वर्ष तक बढ़ाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। इस नए कानून के तहत एक और महत्वपूर्ण सुधार किया गया है। आरबीआई को रिपोर्ट देने की समय सीमा बदलने की अनुमति अब बैंकों को दी गई है। वर्तमान रिपोर्टिंग फ्राइडे टू फ्राइडे प्रणाली थी। इसमें कई सीमाएं थी जो डेटा की रिपोर्टिंग की सटीकता और प्रभावशीलता को प्रभावित करती थी। अब यह रिपोर्ट 15 दिन, महीने और तिमाही के अंत में की जा सकेगी। यह प्रस्तावित संशोधन न केवल बैंकों की कार्य प्रणाली में सुधार लाएंगे बल्कि निवेशकों और खाता धारकों के हितों को भी सुरक्षित करने का काम करेंगे। महोदय, यह विधेयक भारतीय बैंकिंग प्रणाली को अधिक सशक्त, पारदर्शी, उत्तरदायी बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। यह केवल बैंकिंग क्षेत्र की कार्य प्रणाली को आधुनिक नहीं बनाएगा बल्कि निवेशकों और ग्राहकों के हितों की रक्षा को भी सुनिश्चित करेगा। इस अधिनियम के द्वारा
जितने भी सुधार किए गए हैं, मुझे लगता है कि यूपीए की जो कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार थी, उनके पापों को प्रायश्चित करने का काम इस विधेयक के द्वारा किया गया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बारंबार धन्यवाद देना चाहूंगी कि इस प्रकार के सुधार माननीय प्रधानमंत्री जी को जो 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प है, उसकी तरफ एक मजबूत कदम है। और ये मजबूत कदम, बढ़ते कदम माननीय अटल जी के उन पंक्तियों को भी रेखांकित करते हैं कि जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे कुछ दुनिया, कल को बिना झुके न रहेगी। बैंकिंग के क्षेत्र में जितने भी फ्रॉड हुए थे, उन सारे फ्रॉडों को उजागर करना, बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ करना, बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता लाना, उसमें मजबूती लाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। और इस बैंकिंग का जो अधिनियम आया है, उसमें जितने भी सुधार किए गए हैं, निश्चित बैंकिंग प्रणाली मजबूत होगी, उसके द्वारा हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और हम जल्दी तीसरी ताकत बनकर भारत को जो विश्व गुरु बनाने का हमारा सपना है, उसको हम पूरा कर सकेंगे। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पुनः वो दिन कि भारत विश्व गुरु बनेगा, दुनिया के मस्तक पर भारत रौली जैसा चमकेगा, वो दिन हम देखेंगे। पुनः मैं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को, देश की वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी को इस बिल के लिए, इस संशोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं और इस धन्यवाद के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद कविता पाटीदार जी, आपने तय समय से पहले ही खत्म किया। डॉक्टर फौजिया खान जी, 3 मिनट्स।